तो रुको, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है और ये कहानी है एक घर की जिसमें बहुत पढ़े लिखे और सभ्य लोग रहते हैं। ये वही घर है जिसकी दीवारों में रोशनदान, खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़े लिखे सभ्य और सम्मानित लोग रहते हैं। घर में बाकायदा सुबह शाम झाड़ू पोछा भी लग जाता है, लेकिन फिर भी इसकी बरामदे में कुछ न कुछ गंदगी रह जाती है। इस घर के बर्तन तो चमचमाते हैं, लेकिन कलंक वाली कालिक रह जाती है। इस घर की रसोई तो ठसाठस भरी होती है, लेकिन घर में रह रहा बच्चा भूख से तड़प रहा हो। इस घर में कभी अशरफ नाम का बच्चा रहा करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से समझाएंगे इस चैनल TDR मतलब डार्क रिसर्च। बात है सन 2014 की। दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद में एक बहुत बड़े होटल में अरुण शर्मा की बेटी की शादी थी। चूँकि अशरफ भी शादी में मौजूद था, लेकिन बारात की व्यवस्थाओं में मशगूल होने की वजह से अधिक बात हो नहीं पाई। और ये मुलाकात अशरफ से हमारी आखिरी मुलाकात थी। अशरफ ये वही बच्चा है जिसकी चर्चा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की। अशरफ हमें पहली बार कब और किन हालातों में मिला, ये जानने के लिए चलना होगा 1995 में। पहली बार अशरफ को जब हमने देखा था तब वह अधजला सा अधमरा सा एक शरीर में था। हमारा एक छोटा सा ऑफिस दिल्ली के अरावली अपार्टमेंट में हुआ करता। उस वक्त हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो बरामदे के टेबल पर रखे ऑफिस के एक टेलीफोन पर एक दिन लोकल रिपोर्टर का फ़ोन आता है और मुझसे वो फ़ोन पर बताता है कि दिल्ली के कृष्णापुरी कॉलोनी में एक बच्चा बहुत ही बुरी तरह से आग में जल गया है और वहीं झुलसी हुई हालात में उसी कॉलोनी में पड़ा है। शायद अब तक तो बच्चे की जान भी निकल गई होगी। ये बच्चा एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर के घर में काम करता। एंड ही एडेड कि अगर आप इसकी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हालात को देखते हुए हमने किसी और को ना भेजकर खुद जाने का फैसला लिया। क्योंकि ऑफिस कॉलोनी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, इस वजह से हम वहाँ जल्द ही पहुँच गए। लेकिन हमारे पहुँचने से पहले अशरफ की माँ और बहुत से लोग वहाँ पहुँच चुके थे। बेटे के अधजले शरीर से लिपटकर माँ चीख चिल्ला रही थी, लेकिन दर्द के मारे छटपटाता वह 6-7 साल का बच्चा अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा। हमने जैसे तैसे उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर, गला, मुंह, कंधा, बॉडी का बहुत सा पार्ट पूरी तरह से जल चुका था और उसका शरीर भी बहुत तप रहा था। क्योंकि कॉलोनी के अधिकांश व्यक्ति सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ कर्मचारी थे, लेकिन हमारे बुलाने पर भी किसी भी घर का कोई भी तथाकथित एजुकेटेड पर्सन घर से बाहर नहीं निकला। इतना सब कुछ देखकर एक चीज़ तो तय हो गया कि ये बच्चा अपने आप से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसा है, बल्कि इसे जानबूझकर जलाया गया है। और इतने में हमारी नज़र घर की दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर नेम प्लेट लगा था, जिसे शायद जुल्म करने वाला इंसान हटाना भूल गया था। और इसी नेम प्लेट को देखकर हमें पता चला कि ये घर किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के अपर कृषि सचिव हामिद हुसैन का घर है। हम बच्चे को जल्द ही नज़दीक के एक अस्पताल में ले गए, लेकिन हालात देखकर डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया। आनन फानन में हमें मजबूरन इस बच्चे को एक बड़े नर्सिंग होम में ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टर ने संदेह जताया कि ये मासूम अपने आप किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि इसे किसी गर्म चीज़ से जानबूझकर जलाया गया है। उसके बाद हम कृष्णापुरी कॉलोनी के थाने पहुंचे, लेकिन वहां के अधिकारी रिपोर्ट लिखने के बजाय बकवास करना शुरू कर दिए। एक तरफ जनता की सेवा व सुरक्षा के लिए तैनात उन सिपाहियों की बकवास,
और दूसरी तरफ उस नन्हे अशरफ की तकलीफ के बीच खुद को संयमित और संतुलित रख पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हम घंटों रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी और अंत में हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। रास्ते में हमने कुछ सामान और दवाइयाँ खरीद कर अशरफ की माँ को दे दिया और उन्हें घर पहुँचाया। हमारी पूरी रात सिर्फ करवटें बदलते हुए कटी। इतना खतरनाक मंजर मेरी आंखों के सामने रात भर चलता रहा। हम पूरी रात अशरफ को न्याय दिलाने के बारे में सोचते रहे। अगले दिन हम अशरफ के घर गए। घर क्या, एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी थी, वो अभी किराए की। हम अपनी 10 साल की बेटी अस्मिता को भी साथ ले गए थे ताकि वह अशरफ से बात कर सके और उसके मन में बैठे डर को दूर करने में उसकी मदद कर सके। घंटों मशक्कत के बाद अशरफ थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया और उसने जो बताया उससे हम सबके होश उड़ गए। अशरफ ने बताया कि हादसे वाली सुबह यानी शुक्रवार को मालिक और उनकी पत्नी काम पर जाने को तैयार थे। हामिद के बारे में हमने आपको स्टोरी में पहले ही बता दिया और उसकी वाइफ एक स्कूल की टीचर थी। शुक्रवार को अशरफ की नींद देर से खुली थी क्योंकि उसे थोड़ा बुखार था। मालिक मालकिन दवाई देने के बजाय उसे डांटना फटकारना शुरू कर दिया। दोनों ने अपना चाय नाश्ता बनाकर खा लिया और जाते जाते बोले कि लड़का दिन भर भूखा रहेगा तो ठीक हो जाएगा। हामिद का 2-3 साल का एक बेटा भी था जिसकी देखभाल करने के लिए अशरफ को रखा गया था। वे रोज घर के बाहर से ताला लगा कर जाते थे ताकि अशरफ बाहर न निकल सके। शाम को लौटते ही वे दोनों अशरफ को फिर से डांटने लगे क्योंकि सुबह का बर्तन अशरफ तो धुला ही नहीं था। उसके बाद हामिद नमाज पढ़ने बैठ गया और उसकी पत्नी अपनी बेटी के लिए दूध उबालने लगी। फिर ठंडा करके अशरफ को ला कर दी और बोली कि बेटे को पिला दे। इतना कहकर वो चली गई। अशरफ लगभग पूरा दूध छोटे साहब को पिला दिया और भूख के मारे गिलास में छोड़ा हुआ थोड़ा सा दूध जल्दी से गटक लिया। लेकिन तब तक न जाने कैसे हामिद ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगा कि लड़के ने चोरी की है, लड़के ने चोरी की है। उसे खींचता हुआ रसोई में ले गया और उसकी पत्नी ने चिमटे को गर्म किया और फिर दोनों ने उसे बुरी तरह से जलाया। ये सारा इंसिडेंट अपने बच्चे के मुंह से सुनकर फुलजहां लगातार रोई जा रही थी। वही पास में बैठे हम लोगों का हाल भी गुस्से से एकदम बुरा हो चुका था। हमने सोच लिया कि अशरफ को न्याय दिलाना है। हम लोग उसी दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मिस्टर रंगनाथ मिश्र जी के पास गए। मेरी जानकारी में यह पहली घटना थी जिसके लिए रविवार के दिन ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने एक इमरजेंसी बैठक की। जज साहब ने इस मामले का तत्काल जांच कराने का आदेश दिया और अशरफ का इलाज दिल्ली एम्स में कराने का आदेश दिया गया। ये घटना भारत की कई मेन न्यूज़पेपर में छपी। न्यायमूर्ति जी के कहने पर हामिद और उसके परिवार पर FIR दर्ज हो गया। कुछ दिनों बाद फुलजहां का मेरे पास फ़ोन आता है। वो बोली, भाई साहब कुछ देर पहले हामिद हुसैन एक बड़े से दाढ़ी वाले मौलवी के साथ मेरे घर आया था। पहले तो वो हाथ जोड़कर रिपोर्ट वापस लेने को बोला, बाद में नोटों की गड्डी निकालकर मजहब का वास्ता देते हुए बोला कि जो तुम्हारा साथ दे रहा है वो तो काफिर है, कितने दिन तक तुम्हारा साथ देगा। मुझे देखो, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हूँ, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे बच्चे का इलाज करवाऊंगा। इतना कहते हुए वो नोटों की गड्डी मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं नोटों की गड्डी उसके मुंह पर दे मारी। खैर, कहानी को समेटते हैं। ये बताते हैं कि अशरफ के साथ आखिर हुआ क्या। अशरफ काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। वहीं की किसी डॉक्टर से इलाज चल रही थी उसकी, लेकिन एक दिन तेज बुखार होने की वजह से अशरफ की मौत की खबर हमें मिली। ऑफिस से अशरफ के घर की दूरी तकरीबन 20 से 25 मिनट की थी, लेकिन आज ही एक मिनट साल भर के बराबर लग रहा था। एक वो समय था 1995 का,
जिस दिन हम अशरफ के घर जाते वक्त उसके ठीक हो जाने की दुआ कर रहे थे, और एक आज का दिन है जिस दिन हम उसके घर जाते वक्त उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, अशरफ भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये इसी बच्चे की देन है कि 2008 में सरकार ने बाल मजदूरी के कानून में संशोधन करके 14 वर्ष तक के बच्चों की बाल मजदूरी पर रोक लगा दिया था। इस रियल सी स्टोरी से एक चीज़ तो समझ में आती है कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है और समझदारी अपनी जगह है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा है तो समझदार होगा ही। आपने देखा सुना नहीं इस स्टोरी में हामिद हुसैन और उसकी वाइफ को, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन एक छोटे से मासूम को जला दिए। आपने देखा नहीं क्या उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को जो उस मासूम का इलाज ही नहीं किया? आपने देखा नहीं क्या उस पुलिस स्टेशन में बैठे पुलिस को जो उस मासूम का FIR दर्ज नहीं कर रहा? आपने देखा नहीं क्या उस मौलवी साहब को जो बच्चे की हालात जानते हुए भी उस हामिद हुसैन का साथ दे रहा था? ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी इतनी घटिया हरकत। अब इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई बेकार है। पढ़ाई से याद आया, आज की स्टोरी ली गई थी कैलाश सत्यार्थी की बुक तुम पहले क्यों नहीं आए से। कभी समय मिले तो इस किताब को पढ़िए, क्योंकि यह किताब उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचे की तरह काम करता है जो एसी वाले कमरे में बैठ के संविधान और लोकतंत्र का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि उनके अधिकारों और उनकी निजताओं का हनन किया जा रहा है। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।